नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का study.com पर। मैं ज्योति शर्मा आप सभी का study.com के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं अभी सब्जेक्ट, मैं आपको पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के बारे में पढ़ा रही हूँ। और इस पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में पटवार का जो आपका सिलेबस है एक महत्वपूर्ण रोल ये अदा करेगा आपके सिलेबस में। तो देखिए, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में हमने अभी तक पर्यावरण के कुछ प्रदूषणों के बारे में पढ़ लिया है। पारिस्थितिकी में हमने पारितंत्र के बारे में पढ़ लिया है, उसके घटक कौन कौन से होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उन सभी के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अब उसके बाद में हम कल अब जो पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने किसके बारे में स्टडी किया था, ऊर्जा के बारे में स्टडी किया था, एनर्जी के बारे में स्टडी किया था। और इस ऊर्जा में हमने देखा था कि ऊर्जा किस प्रकार से उत्पादक इसको बनाते हैं, उत्पादक किस प्रकार से ऊर्जा बनाते हैं, अपना भोजन किस प्रकार से उत्पादक विकसित करते हैं। उसके बाद में देखा था जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, इन उत्पादकों को ग्रहण करके किस प्रकार से इन उत्पादकों पर भोजन एवं ऊर्जा के लिए निर्भर होते हैं, या पोषण उन्हें कहाँ से मिलता है, उत्पादकों से मिलता है। और हमने ये भी देखा था कि जो आपकी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, क्या होती हैं, खाद्य श्रृंखला जो होती है, या इसे मैं कहूँ खाद्य जाल जो होते हैं, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में जितना भी पोषण स्तर होता है, पोषण स्तर क्या, जो भी जीव इनमें होते हैं उन सभी को आप क्या कहते हो, पोषण स्तर कहते हो। या पोषण स्तर की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो क्या बताई थी कि पारिस्थितिकी में प्रत्येक स्तर का जीव या प्रत्येक वर्ग का जीव क्या कहलाएगा, पोषण स्तर कहलाएगा, ट्रॉपिक लेवल जिसे आप कहते हैं। तो यहाँ देखिए, पोषण स्तर के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक होगा लिंडमैन का नियम या 10 का नियम। एक नियम चलता है, एक लॉ होता है इस ऊर्जा स्थानांतरण पर कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा किस प्रकार से जाएगी, उस पर एक रूल है लिंडमैन का नियम। इसे आप क्या कहते हैं, 10 का नियम भी कहते हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम पिरामिड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारी। और आज की क्लास जो है अपनी, उस आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले लिंडमैन के नियम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, लिंडमैन के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि लिंडमैन का नियम क्या है, इसे आप किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो देखिए, हेडिंग डालिएगा आज की, लिंडमैन का नियम। हेडिंग क्या डालना है आपको, लिंडमैन का नियम। इसे आप क्या कहते हैं, 10 का नियम। इसे आप क्या भी कह सकते हैं, 10 का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, लिंडमैन का नियम या 10 का नियम जो हमारा होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरे स्तर तक, अब ये स्तर कौन सा हो गया, स्तर का मतलब पोषण स्तर है आपका। एक वर्ग के जो जीव है वो क्या कहलाएंगे, पोषण स्तर कहलाएंगे। तो ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर तक किस रूप में जाती है, इसके बारे में किसने बताया, लिंडमैन ने बताया। और इसे क्या भी कहा जाता है, 10 का नियम भी कहा जाता है। ये क्लियर है हमारा। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि लिंडमैन का नियम किस प्रकार से पोषण स्तर में परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं एक खाद्य श्रृंखला बना रही हूँ आप सभी के सामने बोर्ड पर, एक फूड चेन बना रही हूँ आप सभी के लिए। अब देखिएगा, इस फूड चेन में क्या है, मान लीजिए फूड चेन में बना रही हूँ। सबसे पहले क्या लिया है मैंने, घास लिया है। इस घास को किसने खाया है, चूहे ने खाया है। चूहे को किसने खाया है, सांप ने खाया है। और सांप को किसने खाया है, बाज ने खाया है। और मान लीजिए इस बाज को कौन खा लेता है, मनुष्य खा लेता है। कौन खा लेता है, मनुष्य खा लेता है। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया आपका, घास हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद में ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उच्च उपभोक्ता, या इन्हें आप क्या कह सकते हैं, उच्च स्तरीय उपभोक्ता या अंतिम उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता भी कहते हैं आप इन्हें। अब देखिए, घास जो है हमारी, ये घास क्या हो जाएगी, उत्पादक हो जाएगी। उत्पादक के बाद में चूहा क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और बाकी जो भी है वो अन्य उपभोक्ताओं में आ जाएंगे।
अन्य मतलब द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। अब यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए घास है, क्या है, हरे उत्पादक है, हरे पेड़ पौधे हैं, तो ये उत्पादक ऊर्जा का निर्माण करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। मान लीजिए घास ने कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा बनाई है, 10,000 किलो कैलोरी। कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा बनाई है, 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाई है। इसमें से ये 90% जो ऊर्जा है, 90% ऊर्जा खुद के लिए रख लेगा। 10% जो ऊर्जा होगी इसकी, कितनी परसेंट, 10%, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1000 किलो कैलोरी। कितना आएगा, 1000 किलो कैलोरी। किसको ट्रांसफर करेगा, चूहे को। मतलब समझ में आया, इस 10,000 किलो कैलोरी में से 90% इसने स्वयं के लिए रख ली, ये खुद के काम में आएगी। बाकी ये जो 10% एनर्जी है आपकी 1000 किलो कैलोरी, ये कहाँ तक जाती है, चूहे तक जाती है। इस चूहे के पास अगर 1000 किलो कैलोरी आई है, कितनी आई है, 1000 किलो कैलोरी आई है। इस 1000 किलो कैलोरी का ये 90% भाग खुद रखेगा, 90% भाग खुद रखेगा। 10% भाग मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 किलो कैलोरी। इस 100 किलो कैलोरी को ये सांप को बस स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, अब सांप के पास कितनी आई है, 100 किलो कैलोरी आई है। ये भी इसमें से 90% को खुद के उपयोग के लिए रख लेता है। इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 किलो कैलोरी हो जाएगा। और इसे किसको ट्रांसफ़र कर देता है, बाज को ट्रांसफ़र कर देता है। बाज के पास अगर 10 किलो कैलोरी आई है, तो इसमें से ये 90% को स्वयं के उपयोग के लिए, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1 किलो कैलोरी हो जाएगा। और इस 1 किलो कैलोरी को किसके पास स्थानांतरित करता है, मनुष्य के पास। तो ये जो सिस्टम मैंने बनाया है एक तरीके से, ये सिस्टम देखिए क्या कहता है, ये सिस्टम ये कह रहा है कि यदि जो आपके उत्पादक है, उत्पादक अपनी ऊर्जा का 90% भाग स्वयं के लिए रखते हैं, 10% भाग अगले पोषण स्तर में देते हैं। तो ये जो नियम है, ये नियम हर एक पोषण स्तर पर लागू होता है, चाहे वो प्राथमिक उपभोक्ता हो, चाहे द्वितीयक उपभोक्ता हो, चाहे तृतीयक उपभोक्ता हो। हर एक पोषण स्तर पर यह नियम लागू होता है कि वो अपनी ऊर्जा का 90% भाग स्वयं के लिए रखता है और 10% भाग आगे ट्रांसफर करता है। तो जो उच्च उपभोक्ता होता है, वो उच्च उपभोक्ता यदि उत्पादक को डायरेक्ट खाए तो उसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, किसकी तुलना में, अगर वो इनडायरेक्टली खाता है, वो द्वितीयक उपभोक्ता से आहार ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये क्लियर है आपका। इसको मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगी, पहले ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ जाना चाहिए ये क्या है। तो इसको लिख भी लेते हैं साथ ही अपन। ये हो जाएंगे क्या है आपके अन्य उपभोक्ता। यहां पर देखिएगा लिंडमैन का नियम या 10 का नियम क्या है कि पारिस्थितिकी में प्रत्येक पोषण स्तर ऊर्जा का 90% भाग स्वयं के उपयोग के लिए संचित रखता है तथा 10% भाग अगले पोषण स्तर तक स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो ये हो गई है लिंडमैन का नियम आपका या 10 का नियम। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है आपके प्रश्न पत्र में कि लिंडमैन का नियम या 10 का नियम किससे संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, ऊर्जा स्थानांतरण से। यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये नियम संबंधित किससे है, ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित है, एनर्जी ट्रांसफर से ये संबंधित है, ऊर्जा स्थानांतरण से ये संबंधित है। ठीक है, ये हो गया आप सभी का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लोग लिख रहे हैं इसको वो ध्यान से लिख लीजिएगा ठीक से। हो गया है आपका। ओके देन अब आगे स्टार्ट करते हैं हम पारिस्थितिकीय पिरामिड। यह है आपका लिंडमैन का नियम। घास के पास यदि 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है तो उसका 90% भाग या स्वयं के उपयोग के लिए रख लेगा।
बाकी जो 10% भाग है मतलब कितना हो जाएगा 1000 किलो कैलोरी, ये किसको दे देगा, चूहे तक अगला पोषण स्तर को ट्रांसफर कर देगा। चूहा भी सेम काम करेगा, 90% भाग जो है इसका ये तो खुद के उपयोग के लिए रख लेगा, 10% भाग को ये अगले पोषण स्तर तक ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। और यही जो ट्रांसफर की टेक्नोलॉजी है ये हर एक पोषण स्तर तक चलती है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम पिरामिड्स के बारे में। ये ऊर्जा स्थानांतरण से संबंधित टॉपिक था आपका। अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक का नाम है आपका पारिस्थितिकीय पिरामिड। क्या है, पारिस्थितिकीय पिरामिड टॉपिक का नाम है। और देखिए पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं, टॉपिक का क्या नाम है, पारिस्थितिकीय पिरामिड। अब देखिए पारिस्थितिकीय पिरामिड क्या होते हैं, तो अगर आपको इनकी डेफिनेशन में बताऊं पारिस्थितिकीय पिरामिडों की, तो यदि हम किसी क्षेत्र विशेष की पारिस्थितिकी को लेते हैं, किसी स्थान विशेष की इकोलॉजी को अगर हम लेते हैं और स्थान विशेष की इकोलॉजी का यदि हम चित्रात्मक निरूपण करते हैं, यदि हम डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको समझाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, पिरामिड कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी आपकी, एक बार वो देखे ना, कि किसी स्थान विशेष की पारिस्थितिकी को यदि स्थान विशेष की पारिस्थितिकी को यदि चित्रात्मक स्वरूप में वर्णित किया जाए तो उसे पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये जो पिरामिड होते हैं, डेफिनेशन हो गई कि पिरामिड क्या होते हैं, ये क्लियर है आप सभी को। ये पिरामिड होते कितने प्रकार के हैं, तो पहले पिरामिड होते हैं वो होते हैं आपके संख्या के आधार पर। किसके आधार पर होते हैं, संख्या के आधार पर बनते हैं। किसके आधार पर बनते हैं, संख्या के आधार पर बनते हैं। नंबर 2 पे जो बनते हैं वो जीवभार के आधार पर बनते हैं। किसके आधार पर बनते हैं, जीवभार के आधार पर बनते हैं। और नंबर 3 जो है, वो तीसरा नंबर है, वो बनते हैं ऊर्जा के आधार पर। किसके आधार पर बनते हैं, ऊर्जा के आधार पर ये बनते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के आपके पारिस्थितिकीय पिरामिड बनते हैं। एक बनते हैं संख्या के आधार पर, दूसरे बनते हैं जीवभार के आधार पर, और तीसरे बनते हैं ऊर्जा के आधार पर। अब देखिएगा यहाँ पर पारिस्थितिकीय पिरामिड, ठीक है, क्या होते हैं ये हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और है। वो पॉइंट क्या है, पारिस्थितिकीय पिरामिड 3 आधारों पर बनते हैं, लेकिन ये होते कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। या तो सीधे बनेंगे, क्या होते हैं, या तो सीधे पिरामिड होते हैं, या क्या होते हैं, उल्टे पिरामिड। अभी देखना ये है कि सीधे पिरामिड आप किसे कहते हैं। तो आपको सभी को पता है पिरामिड कैसे बनते हैं। पिरामिड नॉर्मली इस प्रकार से बनते हैं, ट्रायंगुलर शेप में बनते हैं, त्रिभुजाकार बनते हैं ये पिरामिड। तो देखिए त्रिभुजाकार अगर ये इस रूप में बने हुए हैं, जिनका ये जो त्रिभुज का शीर्ष है ये किस ओर है, ऊपर की ओर है, तो ये कैसे होंगे, सीधे पिरामिड। तो सीधे पिरामिड कैसे बनेंगे, इस प्रकार से बनेंगे। उल्टे पिरामिड अगर बात करें तो इस पिरामिड को उल्टा कर दीजिए, वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये तो क्लियर है ना आप सभी को। तो सीधे पिरामिड इस प्रकार से बनेंगे, सीधा त्रिभुज जिसे आप कहेंगे। उल्टे पिरामिड उल्टा त्रिभुज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा पिरामिड के आधार में उत्पादक रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, उत्पादक रखे जाते हैं। मतलब क्या है, यदि पिरामिड सीधा बन रहा है तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, उत्पादक रखोगे, प्रोड्यूसर्स रखोगे। लेकिन यदि पिरामिड किसी इस प्रकार से बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, उत्पादक रखोगे। मतलब ये जो आधार है, चाहे सीधे पिरामिड में ये हो, उल्टे पिरामिड में ये हो, यहाँ पर सदैव क्या रखे जाएंगे, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स ही रखे जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप सभी लोग।
अब पढ़ते हैं कि पिरामिड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका संख्या पिरामिड। ठीक है, हो गया आप सभी का। अब अगला टॉपिक डालिएगा, पारिस्थितिकी के पिरामिड में ही है। सबसे पहला जो फॉर्म है इसका कि संख्या के आधार पर बन रहे हैं, तो उन संख्या के आधार पर बनने वाले पारिस्थितिकी के पिरामिड्स को देखते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले किसके आधार पर बन रहे हैं? संख्या के आधार पर, या इसे क्या बोलते हैं आप? संख्या पिरामिड। क्या कहते हैं? संख्या पिरामिड भी कहते हैं। अब देखिए संख्या पिरामिड क्या होंगे कि वे पारिस्थितिकीय पिरामिड जो पारिस्थितिकी में जीवों की संख्या के आधार पर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि जीवों की संख्या के आधार पर, जीवों की संख्या के आधार पर बनने वाले पिरामिड वो क्या कहलाएंगे? आपके संख्या पिरामिड कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम सबसे पहला संख्या पिरामिड का। और संख्या पिरामिड का एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल में है सबसे पहला ए नंबर का, वो है एक तालाब की पारिस्थितिकी का पिरामिड। एक तालाब की पारिस्थितिकी का पिरामिड। और वो एक तालाब की पारिस्थितिकी का पिरामिड क्या होगा उसके बारे में देखिएगा। यहाँ बोला है मैंने एक तालाब में, तो सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि तालाब में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। जो आपकी जो छोटी जल राशि होती है तालाब, उस तालाब में जीव कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, तालाब में कौन कौन से जीव होंगे? आपके शैवाल होंगे, बिल्कुल होंगे। हरे पेड़ पौधे जिसे आप काई कहते हो वो होते हैं। छोटी मछलियाँ होते हैं, मेंढक होते हैं आपके, वो होते हैं। उसके अलावा बड़ी मछलियाँ आती हैं क्या, उसके बाद मगरमच्छ भी होते हैं, यही होता है ना। देखिए तालाब में क्या क्या पाए जा रहे हैं आपके? सबसे पहले आपके क्या है? उत्पादकों में क्या है? शैवाल है। क्या है? सबसे पहले आप नीचे नीचे क्या रखते हो? उत्पादक रखते हो, चाहे पिरामिड सीधा बने या उल्टा बने। ठीक है, सबसे पहले शैवाल है, उसके बाद में क्या है? मेंढक या छोटी मछलियाँ, मेंढक या छोटी मछली है। क्या है फिर? मेंढक है या छोटी मछली है। उसके बाद में क्या है? बड़ी मछली है। उसके बाद में क्या है? बड़ी मछली है। फिर क्या आएंगे? मगरमच्छ आएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तालाब में पाए जाने वाले जीव है। क्या है? तालाब में पाए जाने वाले जीव है। तो क्या आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि तालाब में इन जीवों की संख्या कितनी होती है? क्या मगरमच्छों की संख्या 2-3 हज़ार होती है एक तालाब में? बिल्कुल नहीं होती है। मगरमच्छ जो होते हैं एक तालाब में वो कितने होते हैं? या तो 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं। इससे ज़्यादा मगरमच्छ नहीं पाए जाते। बड़ी मछलियों की संख्या उनसे भी ज़्यादा होती है, छोटी मछलियों की संख्या और भी ज़्यादा होती है। और जो तालाब में पाई जाने वाली आपकी काई है, शैवाल है, आपकी एल्गी है, उसकी संख्या क्या सबसे ज़्यादा होती है? बिल्कुल होती है। और इसी क्रम में शैवालों की संख्या क्या होगी? सबसे ज़्यादा। मगरमच्छों की संख्या क्या होगी? सबसे कम। तो क्या पिरामिड इस प्रकार से बनेगा? पिरामिड किस प्रकार से बनेगा? इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये एक तालाब की परिस्थिति का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, ये क्लियर है आप सभी को कि संख्या पिरामिड का एग्जाम्पल कैसे करा है। और भी एग्जाम्पल कराऊंगी, पहले ये वाला एक बार कर लीजिएगा। ये जो आपका इस प्रकार से हम चल रहे हैं, यहाँ पर संख्या घटती जाती है, संख्या घटती जाती है। अगर हम यहाँ से इस तरफ जाते हैं तो क्या होती जाती है? संख्या घटती जाती है। ये हो गया आप सभी का। अब देखिएगा अगला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया है, मैं इसको मिटा देती हूँ। संख्या पिरामिड की ही बात कर रहे हैं। अगला उदाहरण ले रही हूँ संख्या पिरामिड में ही। और अगला उदाहरण क्या होगा वो तो वो देखिएगा। अगला उदाहरण मैं आप सभी के लिए बना रही हूँ। नंबर बी है घास के मैदान की पारिस्थितिकी का पिरामिड
कि घास के मैदान की पारिस्थितिकी का पिरामिड कैसा बनेगा। अब यहाँ पे अपन को क्या डिफाइन करना है कि घास के मैदान में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। तो देखिएगा, घास के मैदान में आपके सबसे पहले घास होगी जो उत्पादक होगी, छोटे छोटे पेड़ पौधे होंगे जो किसके रूप में बिहेव करेंगे, उत्पादकों के रूप में होंगे। इसके अलावा देखिए घास के मैदान में क्या चूहे पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे। क्या बकरियां होगी, गाय होंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन भेड़िए भी होंगे, हिरण भी होंगे, कुत्ते भी होंगे, गीदड़ भी होंगे, शेर भी होंगे। तो मुझे ये बताइए कि एक घास के मैदान, यहाँ पर एक लिख लीजिएगा कि एक घास के मैदान की पारिस्थितिकी का पिरामिड कैसा बनेगा। शेर क्या होता है, क्या एक ही होता है। तो अगर हम संख्या पिरामिड देख रहे हैं तो उत्पादक घास की संख्या कितनी होगी, घास की संख्या बहुत ज़्यादा होगी और बाकी बकरियों की संख्या कम होगी, गायों की संख्या और भी कम होगी। उसके बाद में अगर हम आते हैं भेड़ियों की संख्या, तो गायों की संख्या में भेड़ियों की संख्या और भी कम होती है। उसके बाद में ऊपर ऊपर कौन आता है, आपके शेर आते हैं, तो उनकी संख्या और भी कम होती है। ये क्लियर आप सभी को। तो इसका पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ नीचे क्या होगी, घास होगी। घास क्या है, आपका उत्पादक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या आएंगे, चूहे आएंगे। लेकिन क्या वो घास की संख्या से कम होंगे, बिल्कुल होंगे। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे आपकी बकरियाँ भी होंगी, बिल्कुल होंगी। इसके बाद में क्या है, यहाँ पर बिल्लियाँ होंगी, बिल्कुल होंगी, बिल्लियाँ भी होंगी। उसके बाद में यहाँ पर कुत्ते होंगे, फिर भेड़िए होंगे और फिर क्या है, शेर है। तो क्या एक घास के मैदान में शेर कितने पाए जाते हैं, या तो एक पाया जाता है या दो पाए जाते हैं। इसके अलावा शेर नहीं पाए जाते हैं ना आपके। तो ये घास के मैदान की जो संख्या पिरामिड है, क्या वो इस प्रकार से बनेगा। बिल्कुल ये क्लियर है आप सभी का। ठीक है, अगला उदाहरण देखिएगा। अगला उदाहरण है, उदाहरण सी है कि एक पेड़ की पारिस्थितिकी का संख्या पिरामिड, एक पेड़ की पारिस्थितिकी का संख्या पिरामिड कैसे बनेगा। ये पिरामिड कैसा बन रहा है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये वाला पिरामिड हो गया इसका। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एक पेड़ की, तो क्या यहाँ पर उत्पादक निश्चित कर दिया है आपने, उत्पादक कितना कर दिया है आपने, एक पेड़ कर दिया है। कितना कर दिया है, एक पेड़ कर दिया है उत्पादक। क्या उस पर रहने वाले उपभोक्ताओं की संख्या ज़्यादा होंगी, क्या जिस पेड़ को खाएंगे आपके कीड़े मकोड़े, आपके चूहे, छोटी चिड़िया हैं, क्या उनकी संख्या ज़्यादा होंगी, बिल्कुल होंगी। उन छोटी चिड़ियाओं का, उन कीड़े मकोड़ों को खाने वाली चिड़ियाओं की संख्या और भी ज़्यादा होगी, बिल्कुल होंगी। और उसके बाद में क्या एक पेड़ पर एक चील या एक बाजी बैठता है, बिल्कुल बैठता है। तो यहाँ पर एक पेड़ की पारिस्थितिकी का संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसे बनता है वो मैं बताऊंगी। आधार में हमेशा क्या रखेंगे हम, आधार में रखेंगे उत्पादक। तो इसने साफ बोला है यहाँ पर क्या है, एक पेड़, इस पेड़ पर रहने वाले कीड़ों की संख्या क्या इससे ज्यादा होगी, क्या होगी, कीड़ों की संख्या। यहाँ पर जो चिड़िया होंगी, क्या होगी, चिड़िया होंगी, क्या उन चिड़िया की संख्या कीड़ों से ज़्यादा होगी, बिल्कुल होंगी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर और जो बड़ी चिड़ियाएँ होंगी, उन बड़ी चिड़ियाओं की संख्या और भी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से एक पेड़ की पारिस्थितिकी का पिरामिड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। अब पढ़ते हैं हम जैवभार पिरामिड। तो हमने ये देखा कि जो संख्या पिरामिड थे हमारे, संख्या पिरामिड सीधे भी बनते हैं और उल्टे भी बनते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, नंबर 2 डालिएगा, जैवभार के आधार पर बनने वाले पिरामिड। किसके आधार पर बनने वाला पिरामिड, जैवभार के आधार पर बनने वाले पिरामिड। देखिए वो एग्जाम में आपको कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है, कोई भी उदाहरण दे सकता है। तो आपको उस उदाहरण का अगर वो बोले कि संख्या पिरामिड बनाना है, तो उन जीवों की संख्या के आधार पर बना दो। अगर वो बोले जैवभार का पिरामिड बनाना है आपको, नंबर 2 कौन सा है, जैवभार पिरामिड। इन्हें क्या कहते हैं आप, बायोमास पिरामिड। क्या भी कहते हैं, बायोमास पिरामिड भी कहते हैं, जैवभार पिरामिड। अब देखिए बायोमास पिरामिड या जैवभार पिरामिड आपके क्या होते हैं। जैवभार पिरामिड में जैसे हम संख्या के आधार पर देख रहे थे पिरामिड में, तो संख्या के आधार वाले पिरामिड में क्या ले लेते हैं आप सभी लोग, उन जीवों की क्या ले लेते, संख्या ले लेते। जैवभार में क्या लेंगे कि जीवों की संख्या के आधार पर, जीवों की संख्या के आधार पर
बनने वाले पिरामिड जीवों की संख्या के आधार पर बनने वाले पिरामिड क्या कहलाएंगे? जीवभार पिरामिड कहलाएंगे। यहाँ पर संख्या नहीं देखेंगे, सॉरी, जीवों के भार के आधार पर, गलत हो गया है, जीवों के भार के आधार पर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? जीव भार देखेंगे, जीवों का भार देखेंगे, वेट देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर उदाहरण अगर हम लेते हैं, ये सीधे भी बनेंगे, सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के बनेंगे। कैसे बनेंगे? सीधे व उल्टे दोनों प्रकार के बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो सबसे पहले किसका लेते हैं? वही तालाब की पारिस्थितिकी का, क्योंकि हमने सबसे पहले वहाँ पर भी तालाब की पारिस्थितिकी का लिया था। तो सबसे पहले किसका ले रहे हैं? एग्जाम्पल स्टार्ट हो चुके हैं। नंबर 1 है कि तालाब की पारिस्थितिकी का जीवभार पिरामिड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप तालाब की पारिस्थितिकी का जीवभार पिरामिड ले रहे हैं तो क्या तालाब में जो पाए जाने वाले शैवाल हैं, आपके जो एल्गी है, क्या उनका संख्या लेंगे? संख्या नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम? उनका भार लेंगे। तो क्या उन एल्गी का भार उसमें पाए जाने वाले मगरमच्छों के भार से कम होगा? बिल्कुल होगा। उसमें पाए जाने वाले मेंढकों का भार निकालेंगे, उससे भी कम होगा। तो यहाँ पर देखिए आधार में क्या रखेंगे आप? उत्पादक रखेंगे। क्या रखेंगे? उत्पादक रखेंगे। और जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? तालाब का उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यहाँ पर देखिएगा उल्टा कैसे बन रहा है। सबसे पहले उत्पादक रखेंगे, इसमें उत्पादक क्या होंगे? शैवाल होंगे। क्या होंगे तालाब में? उत्पादक शैवाल। फिर क्या होंगे? आपके मेंढक होंगे या छोटी मछलियाँ होंगी। फिर आएंगी बड़ी मछलियाँ। फिर क्या आएंगी? बड़ी मछलियाँ आएंगी। फिर क्या आएंगे? आपके मगरमच्छ आएंगे। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि शैवाल से ज़्यादा भार किसका होगा? मेंढक का होगा या छोटी मछलियों का होगा? इससे ज़्यादा भार किसका होगा? बड़ी मछलियों का होगा। और सबसे ज़्यादा भार किसका होगा तालाब में? आपके मगरमच्छों का होगा। बिल्कुल होगा। तो ये किसके आधार पर बनाए? हमने जीव भार के आधार पर बनाए हैं, बायोमास के आधार पर बनने वाले पिरामिड चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला एग्जाम्पल है, यही लिख देते हैं, ये बने रहने दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर बी कि एक पेड़ की पारिस्थितिकी का जीवभार पिरामिड कैसा बनता है? तो वो बनेगा सीधा बनता है। अब वो सीधा कैसा बनता है तो देखिएगा वो सीधा कैसे बनेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए ये क्या है आपका, एक बार पहले सीधा मान लीजिए, सीधा है। नीचे क्या है आपके पास? पेड़ है। तो क्या पेड़ का भार सबसे ज़्यादा होगा? उसके बाद क्या कीड़ों का भार होगा? बिल्कुल होगा कीड़ों का भार। क्या उसके बाद में जो छोटी चिड़ियाएँ हैं उनका भार होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो चिड़ियाओं की संख्या भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या उसके बाद में जो इसमें रहने वाली जो चिड़िया है आपकी, उस चिड़िया का भार होगा? बिल्कुल होगा उस चिड़िया का भार, बड़ी चिड़िया का भार। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। ठीक है, आपका एक पेड़ की पारिस्थितिकी का जीवभार आपका कैसा बनता है? सीधा बनता है। अब बात करते हैं हम अगले एग्जाम्पल की, और अगला एग्जाम्पल है हमारा, ये हो गया आप सभी का। ठीक है, नंबर सी देखिएगा, अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है आपका, अब मैं सीधा सीधा आप सभी के लिए लिख रही हूँ, बना के नहीं बता रही हूँ, आप सभी बना सकते हैं क्योंकि मैंने बता दिया है कि बनेगा कैसा। तो देखिए नंबर सी है कि घास के मैदान का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? तो ये बनता है सीधा। कैसा बनता है? सीधा बनता है।
क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो मैंने आपको बता दिया है। घास के मैदान में अगर 3-4 शेर ही पाए जाते हैं, अगर उनका आप तोलें, उनको वजन ले, तो उनका वजन क्या, उसमें पाए जाने वाले घास की संख्या से, घास के बाहर से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये तो पता ही है आप सभी को। तो वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सीधा। लेकिन घास का मैदान कैसा है आपका, एक असीमित संरचना है। कैसी है, असीमित संरचना है। तो अगर शेर अगर आपका एक पाया जाता है, तो इतने सारे पेड़ पौधों को अगर आप जेब भर लेंगे तो वो उससे क्या होगा, ज़्यादा ही निकलेगा। ठीक है। अब दूसरा देखिएगा डी, कि समुद्र और रेगिस्तान का जीवभार पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, ये हो गया आप सभी का, ये हो गए आपके जीवभार पिरामिड, इनका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अगला और आखिरी पिरामिड पढ़ते हैं हम, किसके आधार पर बनते हैं, ऊर्जा के आधार पर बनते हैं। किसके आधार पर बनते हैं, ऊर्जा के आधार पर बनते हैं। और ऊर्जा के आधार पर बनने वाले पिरामिडों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि उनके पिरामिड एक ही प्रकार से बनते हैं और वो कैसे होते हैं, सीधे बनते हैं। और वो सीधे पिरामिड क्यों बनते हैं, क्योंकि लिंडमैन ने एक नियम दिया, यहाँ पर नंबर 3 लिख लीजिएगा, ऊर्जा पिरामिड। क्या है ये, ऊर्जा पिरामिड है। और ये ऊर्जा पिरामिड कैसे बनते हैं, तो वो दिखेगा एनर्जी पिरामिड्स आप इन्हें कहते हैं। ऊर्जा के पिरामिड लिंडमैन के नियमानुसार, लिंडमैन के नियम के अनुसार पोषण स्तर के बढ़ने पर ऊर्जा में कमी आती है। ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। इसलिए पिरामिड कैसे बनते हैं, इसलिए पिरामिड सदैव सीधे बनते हैं। कैसे बनते हैं, सदैव सीधे बनते हैं। ये जो पॉइंट है, सदैव सीधे बनते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पादकों के पास, किसके पास, उत्पादकों के पास सर्वाधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि वो अपनी ऊर्जा का निर्माण स्वयं से कर रहे हैं। उत्पादकों के पास सर्वाधिक ऊर्जा है, क्योंकि उत्पादक अपने भोजन और ऊर्जा का निर्माण क्या कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ऊर्जा पिरामिड किसके आधार पर बनेंगे, ऊर्जा के आधार पर बनेंगे। ठीक है। और इनमें कोई एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल होंगे ऊर्जा पिरामिड के, वो कैसे बनेंगे, सीधे बनेंगे। ठीक है। तो ये हो गए हैं आपके पिरामिड्स और लिंडमैन का नियम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ study.com जो हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है। तो धन्यवाद, बाय बाय।